बात करेंगे छात्रों की। भारत में बेरोज़गार छात्रों की बात करेंगे। एसएससी जीडी जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लिया है, लगभग जिनका प्रदर्शन का हो गया 3 से 4 साल का वक्त हो चुका है प्रदर्शन करते हुए, ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले दिल्ली में प्रदर्शन किया, फिर नागपुर में प्रदर्शन किया, आश्वासन नहीं मिला, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं, खाली हाथ अभी भी है। और अब जो है एक नया उनका जो रणनीति है वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अविनेश यादव हैं। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, अब क्या रणनीति है आप लोगों का? आप जो छात्र हैं, आप भी एक प्रोफेसर हैं, छात्र जो है लगातार 3 से 4 साल का वक्त हो चुका है प्रोटेस्ट करते हुए तकरीबन। अब नई रणनीति क्या है? आश्वासन मिला लेकिन खाली हाथ रहे अभी। देखिए साहब, घटनाक्रम कुछ इस तरीके से है, थोड़ा जो नए दर्शक हैं वो भी इस चीज़ को समझें। 2018 में इन बच्चों ने परीक्षा पास की, रिटन एग्ज़ाम भी पास किया, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है वो भी क्लियर किया। और एसएससी जीडी जो है ये कि अर्धसैनिक बलों का होता है, तो इसके लिए फिजिकल भी पास करना होता है, मेडिकल फिटनेस भी देना, वो भी क्लियर कर लिया। और 1-2 छात्र नहीं है, तकरीबन 55,000 छात्र हैं। 55,000 छात्र हैं और इनको ज्वाइनिंग सरकार को देनी। सरकार ने 2018 से 2020 तक 2 साल टालम टोल कर दिया। उसके बाद छात्रों ने जंतर मंतर पे आके धरना देना शुरू किया। बीच में कोविड रहा तो सरकार ये बोलती रही अभी कोविड है, ये है, वो हो, घुमा फिरा के वो अभी जनवरी में उन्होंने बोला कि हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। और जंतर मंतर से जो बच्चे 6-7 महीने बैठे थे उनको वापस घर भेज दिया। फिर चुनाव आ गए और चुनाव के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो ये बच्चे मजबूरी में ने यहाँ जितनी भी बीजेपी शासित राज्य थे कहीं परमिशन नहीं मिले, तो बच्चों को मजबूरन नागपुर में जाके बैठना पड़ा। वहाँ तकरीबन 80 दिन ये आमरण अनशन पे रहे। और इस पूरे 4 साल के जो प्रोटेस्ट है उसके दौरान 700 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से कुछ बच्चों ने आत्मदाह भी किया था। तो यहाँ इनके जो राज्य मंत्री हैं, रामदास अठावले सरकार के राज्य मंत्री, इन्होंने ये आए, बच्चों को आश्वासन दिया कि हम आपकी अमित शाह जी से मीटिंग करवा देंगे और आप अपना अनशन तोड़ो। बच्चे हैं, बोले, उन्हें लगा भाई राज्य मंत्री कह रहा है तो अनशन तोड़ देते। अनशन तोड़ दिए। 20 तारीख को यहाँ इनको दिल्ली अमित शाह जी के ऑफिस में बुलाया गया। 2 दिन 3 दिन बच्चों ने चक्कर काटा, किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की, किसी ने इनकी नहीं सुनी। और फिर ये बोल दिया गया कि 10 जून को आपको नई तारीख दी जाएगी। मरते क्या ना करते, बच्चे वापस गए। और अब बच्चे आज से ये बच्चे वहाँ से पदयात्रा निकाल रहे हैं। जहाँ जहाँ के बच्चे हैं, महाराष्ट्र के हों चाहे मध्य प्रदेश के हों, सब पदयात्रा निकालना उन्होंने शुरू किया है। और सब दिल्ली आएंगे और दिल्ली आके फिर सरकार से मांग करेंगे। पदयात्रा कहाँ से शुरू हो रही है? नागपुर से भी शुरू हो रही है, मध्य प्रदेश से भी शुरू हो रही है, तमाम राज्यों से शुरू हो रही है। लेकिन जो इनका मुख्य केंद्र है वो नागपुर है। नागपुर से तकरीबन 600 से 700 बच्चे आज से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। और तमाम राज्य जो बीच में पड़ेंगे, तमाम ज़िले जो बीच में पड़ेंगे, वहाँ से ये होते हुए जाएंगे और पूरी देश की जनता को एक संदेश देंगे ये बच्चे कि सरकार कितनी निकम्मी है, सरकार कितनी निठल्ली है। सरकार एक तरफ तो व्यापारियों के लिए तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन देश का जो युवा है, जो देश का भविष्य है, और जो सरकार के मंत्री कहते हैं कि युवा जो है काबिल नहीं है, ये तो काबिल युवा है जो परीक्षा पास कर चुका है, उसको नौकरी नहीं दे रही है। और एसएससी जीडी ही नहीं, सेना में भी भर्तियां नहीं हो रही साहब, एनटीपीसी में भी भर्ती नहीं हो रही, रेलवे में भी नहीं हो रही, शिक्षकों की भी भर्ती नहीं हो रही। और अभी एक आंकड़ा आया है कि पूरे देश में तकरीबन 60,84,000 पद खाली है। तो आप अंदाजा देखिए साहब, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। पहली तो चीज़ ये है कि सरकार जो रोज़गार दे रही है वो किसे दे रही है। अंबानी और अडानी को पैसे देना और उन पे सरकारी खजाना लुटाना रोज़गार नहीं होता है। स्वरोजगार के नाम पे जो तमाम फंड दिए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का कह रहे हैं ना, एंटरप्रेन्योर योजना चल रही है, स्वरोजगार चल रही है, इसके नाम पे करोड़ों अरबों रुपया लुटाया जा रहा है। तो ये रुपया किसे मिल रहा है? क्या एक ज़रूरतमंद और गरीब युवा को ये पैसा मिल रहा है? नहीं, ये पैसा उसे मिल रहा है जो इनकी सरकार के मित्र हैं, जो इन्हें फंडिंग करते हैं। सरकार उसी फॉर्मूले पे चल रही है जिस फॉर्मूले को राहुल जी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था, हम दो हमारे दो। यानी कि सरकार में कुछ चुनिंदा लोग हैं
और कुछ सरकार द्वारा प्रायोजित जो बिजनेसमैन है उन्हीं के लिए सरकार काम कर रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर सरकार पूरी तरीके से पारदर्शिता से काम करती तो तमाम जो सरकारी सेक्टर्स हैं इसमें 61 लाख के तकरीबन जो पद खाली हैं वो खाली नहीं होते। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है इनमें भी तमाम वैकेंसियां खाली हैं और इनमें भी लेबर लॉ जब से हटाया गया था कोविड के दौरान तो तकरीबन सभी जगह से 50% जो एम्प्लॉई हैं उनकी छटनी कर दी गई थी, जिनको अभी तक सरकार द्वारा दोबारा उनको नियुक्ति दिलाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। सरकार सिर्फ और सिर्फ एक तरफा काम कर रही है और जब वोट लेने का समय आता है तो सरकार इनको झांसा देती है कि हम इतने रोजगार निकालेंगे, ये योजना हमारी, वो योजना, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। अब चुनाव ख़त्म हो गया यूपी का और तमाम राज्यों का, क्या उत्तर प्रदेश में नए रोजगार सृजित किए गए? नहीं किए गए, क्योंकि अब सरकार नए चुनाव में लग गई है, राज्यसभा के चुनाव में लग गई है और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वहाँ लग जाएगी। फिर उसके बाद आपका हिमाचल गुजरात में चुनाव होगा, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, उसके बाद केंद्र में चुनाव आ जाएगा। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे ध्यान देती है। इसके अलावा जो मूलभूत चीज़ें हैं, खास तौर से शिक्षा और रोजगार, इस पे सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक तरफ कहा जाता है कि केंद्र सरकार शिक्षकों की उम्र बढ़ाती है 1% और दूसरी तरफ युवा है रोजगार के लिए खड़े हैं, उम्र पता नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि जो पॉलिसी लगी है उनकी बढ़ाए या उम्र में क्या करने के बाद? देखो साहब, मैं तो 100 बात की एक बात जानता हूँ, जितने भी सरकारी पद खाली हैं सबसे पहले तो उनकी नियुक्तियाँ की जाए। अगर आपके पास बड़े बड़े व्यापारियों को देने के लिए अरबों रुपया है तो इन युवाओं को रोजगार देने के लिए आपके पास फंड क्यों नहीं है, जो हमारे संविधान में लिखा है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, कृषि, ये 4 संभाग ऐसे हैं जहाँ पे जो हमारे टैक्स का पैसा है, ऐसा नहीं सरकार की जेब से कुछ जा रहा है, ये हमारे टैक्स का पैसा है और हमसे जो टैक्स लेती है सरकार वो इन्हीं बुनियादी चीज़ों के लिए लेती है और ये बुनियादी जो चीज़ें हैं ये देना सरकार का कर्तव्य है। अब सरकार के साथ समस्या क्या है, सरकार इन कर्तव्यों को भूल चुकी है और सरकार सिर्फ उनके लिए काम कर रही है जो सरकार को प्रायोजित कर रहे हैं या जो सरकार को फंड कर रहे हैं। सवाल ये होता है 50,000 करीब आपने बताया 30 से 50,000 छात्र हैं, इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, पद यात्रा हो रही है, आमरण अनशन हुआ, लेकिन कहीं नज़र नहीं आया, दिलों पे छाप नहीं छुपा, लोगों को पता तक भी नहीं है कि इतना बड़ा आंदोलन चल भी रहा है कहीं। देखिए साहब, अब ये कैसे पता चले किसी को? एक तो ये दिल्ली की धरती पे नहीं हो रहा, दिल्ली एनसीआर में कोई प्रोटेस्ट होता तो लोगों की नज़र में आ जाता। ये सरकार की साजिश है, दिल्ली में इन बच्चों को परमिशन नहीं दी गई। जंतर मंतर में भी थे तो वहाँ से भी लाठियाँ मार के भगाए गए थे, वो तमाम आप लोगों ने उस समय उसको कवर किया था। नागपुर में एक तो वहाँ मीडिया नहीं पहुँच रही है, ठीक है, और दूसरा नेशनल मीडिया ने उसको आज तक कवर नहीं किया है, क्योंकि नेशनल मीडिया को साफ तौर पे मना किया गया है सरकार द्वारा कि आप रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, इससे संबंधित जो भी खबर होगी उस खबर को आप नहीं दिखाएंगे। और दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, खबर छुपा रही है, बिल्कुल छुपा रही है। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार नहीं है, इस समय जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है कि जो इनको फंड कर रहा है ये सरकार सिर्फ उसी के लिए काम कर रही है। सरकार को जनता सिर्फ उस समय ध्यान आती है जब इनको वोट लेना होता है, उसके बाद ये जनता को अनाथ और बेसहारा बना के छोड़ देते हैं। और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, आपके लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का युवा इस तरीके से मोहताज है और सड़कों पे पड़ा है। इससे पहले आपने देखा था कि किसान किस तरीके से 1 साल से ज़्यादा सड़कों पे रहा। सड़कों पर रहने के बाद भी छात्रों को कुछ मिला तो नहीं, सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन हल नहीं निकल पाया। ये दुख है, इसी बात का मुझे दुख है और यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। मेरे लिए भी दुर्भाग्य की बात है और आपके लिए भी दुर्भाग्य की बात है और हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का जो भविष्य है, जो युवा है, जिसे देश का भविष्य कहते हैं, ये सड़कों पे बेसहारा पड़ा है, अनाथ पड़ा है, गर्मी भी झेल रहा है, बरसात भी झेल रहा है और इसकी कोई भी सुनने वाला नहीं है।